हे गाइस, पाठक अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रडार? रडार का आविष्कार किसने किया था, कौन किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। अब रडार से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रडार का जो एलेबोरेटेड फॉर्म होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका जो आविष्कार हुआ था 1940 के अंदर हुआ था। और ये किस टेक्निक को यूज़ करता है? तो रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, सो डैट आपको किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए, जैसे कि अपना फ्लाइट है उस वो कैसे डिटेक्ट होगा, हर चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए रडार का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स ब्लड प्रेशर? हमारे ऑप्शंस हैं, मतलब हिंदी बोल देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापता है? पहला कोई ऑप्शन है एस्फेरोमीटर, दूसरा एमिनोमीटर, देन एस्फिग्नोमैनोमीटर, फिर आ मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस्फिग्नोमैनोमीटर होगा। ये थर्ड आंसर इसका राइट आंसर है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर की बात आई, तो इसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है, कितना होता है? 120/80। और ये नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक फेज। दैन जो नीचे वाला है उसको डायस्टोलिक फेज बोलते हैं। और यही ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, मतलब सिस्टोलिक फेज जब 140/90 प्लस हो जाएगा, इस प्रोसेस को, इस ब्लड प्रेशर को कौन चीज़ बोलेंगे हम लोग? तो ये हाइपरटेंशन फेज़ कहलाएगा। वहीं पे जब लो ब्लड प्रेशर की बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, जिसका जो मीज़र कितना होगा? 90/60। नॉर्मल कितना होता है? 120/120/80। समझ गए? ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उसको देख लेते हैं। एस्फेरोमीटर। अब देखिए एस्फेरोमीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसको लेंस बनाने के टाइम में, या कोई भी मिरर का जो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एस्फेरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपको एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, जहाँ भी आप विंड से रिलेटेड कोई बात को देखते हैं, आप वहाँ पे एनीमोमीटर को टिक मार सकते हैं। इसका आविष्कार लियोनी एल्बर्टी ने 1450 ईस्वी में करा था। नेक्स्ट आता है ए मीटर। ए मीटर, इसका यूज किस चीज़ में किया जाता है? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका डिस्कवरी 1893 में हुआ था। और इसके डिस्कवरी किए थे, कौन किए थे? एल्बर्ट ए मिसेल्सन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B12। तो कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर प्रेजेंट होता है? इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन B12 होगा। अब देखिए विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। देन विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। फिर विटामिन B6 है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं पीरिडॉक्सिन। पीरिडॉक्सिन। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? साइनोकोबालामीन। अब देखिए विटामिन टर्म को किसने कॉइन किया था? तो इसको फंक ने कॉइन किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एप्लाटॉक्सिन फूड एडल्ट्रेंट? हिंदी होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग खाद्य मिलावट में एप्लाटॉक्सिन की खपत से प्रभावित होता है? ऑप्शन है हमारे पास हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर।
इसका जो राइट आंसर होगा लीवर इसका राइट आंसर होगा। लीवर इसके अंदर क्या वो ये एप्लाटॉक्सिन जो होता है एक प्रकार का टॉक्सिन होता है जो कि फंजाई के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये मेज में पाया जाता है, मीन्स मक्के में। फिर आता है आपको पीनट्स हो गया, फिर कॉटन वाला सीड हो गया, इन सभी में एप्लाटॉक्सिन पाया जाता है। और ये किस फंजाई में होता है, तो ये एस्परजिलस फ्लेवस फंजाई में होता है या एस्परजिलस पैरासिटस फंजाई में ये उत्पन्न होता है। अब एप्लाटॉक्सिन क्या है, एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है। और ये क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि चिल्ड्रेन का क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, मतलब वो बौने होते हैं, उसकी ग्रोथ हाइट नहीं बढ़ती है और उसका जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। और ये एक तरह का कैंसर कॉजिंग एजेंट भी है। स्पेशली ये लिवर कैंसर में बहुत ही डेंजरस होता है लिवर कैंसर के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट डे अकर ऑन, सबसे छोटा दिन कब आता है। ऑप्शन है हमारे पास 23 सितंबर, फिर 23 सितंबर, 23 दिसंबर, दैन 23 जून, दैन 23 अप्रैल। सबसे जो छोटा दिन आता है स्मॉलेस्ट डे, उसको क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिसिटाइस, ठीक है, विंटर सॉलिसिटाइस बोलते हैं। और ये इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या होता है कि सन जो होता है वो अपने एक्सिस पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टिल्टेड होता है, लगभग 23.4 डिग्री टिल्टेड होता है सन, जो कि मैक्सिमम होता है। अब आपको इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना ये हो गया अर्थ हो गया, ये ग्लोब हो गया, और बीच वाला लाइन इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाला ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए इस दिन क्या होता है कि सबसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ये सन होता है। और ये इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा दिन कब होता है, 23 दिसंबर के आसपास। सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन से हमारे पास है जब चंद्रमा सेंटर में होता है, या अर्थ इज इन द सेंटर, मीन्स अर्थ सेंटर में होता है, या सन इज इन द सेंटर, सन सेंटर में होता है, फिर सन मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन बट जुपिटर इज नॉट ऑन दिस लाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए दो चीज़ होता है, एक सोलर एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण जिसको हिंदी में बोलते हैं, दूसरा होता है ल्यूनर इक्लिप्स जिसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब देखिए सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है, इसमें मून सेंटर में होता है, फिर अर्थ होता है और फिर सन होता है। मीन्स सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, सोलर इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण। वहीं पे दूसरा जब होगा आपको क्या कहेंगे, जब अर्थ सेंटर में आ जाएगा और उसके दोनों तरफ क्या रहेंगे, सन और मून, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ल्यूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स। ऑप्शन है हमारे पास, प्रकाश 7 रंगों से बना है, जो रंगों को अलग करने की विधि है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय प्रिज्म। ये सारे कलर्स हैं उसको सेपरेट किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर यही होगा, पहला ऑप्शन, द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय प्रिज्म। और इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये एक प्रिज्म है और इसमें क्या करते हैं, वाइट लाइट को हम क्या करते हैं, उस पर लाइट रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, प्रिज्म के अंदर। और वो क्या होता है, 7 टाइप के कलर में 7 टाइप कलर को फॉर्म करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विव जियोर बोलते हैं। विव जियोर, ये सारे कलर्स के नाम हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। और इसमें जो होता है, सबसे जो रेड कलर वाला जो होता है, मीन्स इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है,
लगभग कितना होता है 620 से 720 के लगभग। और वहीं पे सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वायलेट वाले कलर का होता है, जिसका कितना होता है 400 से 440। ठीक है यंगस्टर। नेक्स्ट आता है ये जो प्रिज्म होता है 3 डायमेंशनल इसका फेस होता है, और इस ये किस चीज़ पे वर्क करता है, इसमें रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलिंग इज डन बाय, ऑप्शन से हमारे पास शीतलन डैश द्वारा किया जा सकता है। फ्लो ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, कुकिंग गैस, मेल्टिंग द सॉलिड। अब देखिए, कूलिंग जो होता है कंप्रेस्ड गैस को रिलीज़ करके किया जा सकता है। कंप्रेस्ड गैस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको दूसरा। और ये कंप्रेस्ड गैस के अंदर क्या हो सकता है, प्रोपेन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे के सारे कंप्रेस्ड गैस के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब एयर कंडीशन में क्या यही वर्क करता है, मीन्स कंप्रेस्ड गैस ही वर्क करता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और हम लोगों को ठंड फील होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वाइट लाइट इन अ ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब ऑप्शन से हम एक ट्यूब में सफ़ेद प्रकाश किसके द्वारा निर्मित होता है। हीटिंग अ कॉपर वायर, हीटिंग अ फाइबर, एक्साइटिंग द एटम्स। कॉपर वायर तो नहीं होगा, सॉरी। चौथा जो ऑप्शन है ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, मरकरी के अंदर क्या होता है, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लोरेसेंट पाउडर होता है, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑसिलेट होता है और उसका पूरा वाइब्रेट होके लाइट, पूरा वाइट लाइट उसके अंदर फैल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गोल्ड इज डिसॉल्व्ड इन। ऑप्शन से हमारे पास सोना किस में घुला घुला जा सकता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, देन आता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। अब ये देखिए, सोना किस में मिक्स हो जाता है, एक्वा रेजिया का नाम सुने होंगे, जो कि किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस HCl। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्क होता है। ठीक है, एक्वारेजिया इसी को बोलते हैं। एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है, तो देन HNO3 जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, एंड देन कॉन्क HCl। और ये किस टाइप का कलर होता है, एक्वारेजिया कैसा कलर होता है, येलो ऑरेंज टाइप का एक फ्यूमिंग लिक्विड है। और ये मोलर इसका जो रेशियो होता है HNO3 और HCl का कितना होता है, 1:3 के रेशियो में होता है। और एक्वारेजिया को एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, किंग्स ऑफ वाटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एसिड रेन इज काउज्ड बाय, अम्ल वर्षा के किसके कारण होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास इंडस्ट्रीज, देन पेट्रोल, देन बर्निंग कोल, देन वुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा अम्ल वर्षा, एक्चुअली में ये क्या होता है, SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है, एमिशन जब होता है SO2 और NO2 का एमिशन होगा, तो ये क्या करता है, ये किस चीज़ से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो ये क्या होता है, इससे आपको अम्ल वर्षा होता है। तो SO2 और NO2 का एमिशन होगा, इंडस्ट्री में ही होता है एमिशन, देन तो इसका जो मेन राइट आंसर होगा इंडस्ट्री होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर इंडस्ट्री होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाई टाइड इन द ओशन इज काउज्ड बाय, ऑप्शन से हमारे समुद्र में उच्च ज्वार के कारण होते हैं। तो देखिए, हाई टाइड बेसिकली किसके द्वारा होता है, तो ये मून के द्वारा होता है। हाई टाइड मून के कारण ही समुद्र के अंदर हाई टाइड होता है, और दूसरा जो लो टाइड होता है वो भी मून के कारण ही होता है। अब मून के अंदर क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होता है किसके द्वारा, मून के द्वारा। और ये क्या करता है, ये जनरेट करता है टाइडल फोर्स, जिसके कारण हाई टाइड भी आता है और ये लो टाइड भी होता है। हाई टाइड किस दिन आता है नॉर्मली, पूर्णिमा के दिन, जिसको फुल मून डे भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टू, सॉरी ये टू गलत हो गया, ओनली टू होगा। द मैग्नेटिक नीडल्स पॉइंट टू, देखिए मैग्नेट में दो ही पोल होता है, एक तो आपको हो गया साउथ पोल, दूसरा हो गया नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल जो होता है साउथ के तरफ उसका पॉइंट होता है, देन नॉर्थ पोल का नॉर्थ की तरफ पॉइंट होता है। तो इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ स्काई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ, सॉरी, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज सॉइल एंड वाटर। अब देखिए हाइड्रोजन का जब बर्निंग होता है तो इसका जो क्या रिएक्शन होगा ये देख लीजिए, 2H2 प्लस O2। अब इसको बर्न करेंगे तो ये क्या निकलेगा, 2H2O। तो इसका रिएक्शन से ही हम समझ गए कि इसका जो राइट आंसर होगा वाटर होगा। अब हाइड्रोजन गैस बर्न होगा एयर में, तो उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, लगभग 137.75 किलो कैलोरी। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इसके साथ रिलीज होता है वाटर के साथ जब हाइड्रोजन का बर्निंग होता है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इसलिए इसको लोग ना के बराबर जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मायोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल। अब ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। इसका जो राइट आंसर होगा गोल्ड होगा। देखिए मायोग्लोबिन को देखते हैं, आयरन और ऑक्सीजन इसके अंदर होता है, मायोग्लोबिन के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में यूज़ किया जा सकता होता है। और इसका ये जो प्रेजेंट होता है किस में, तो स्केलेटल मसल किसी भी वर्टिब्रेट में के मसल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। अब टिश्यू की बात आई, टिश्यू क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है जो सिमिलर होता है अपने स्ट्रक्चर में, उसका फंक्शंस भी सेम होता है और उसका ओरिजिन भी सेम होता है। अब देखिए मायोग्लोबिन का यूज़ क्या हो सकता है, तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के रूप में इसका यूज होता है, और ये इंट्रासेलुलर स्टोरेज साइट है किसका, ऑक्सीजन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एस्पिरिन डैश से प्राप्त किया जा सकता है, तो पेट्रोलियम, अर्थ, ट्री, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक विलो ट्री होता है जिससे एस्पिरिन, विलो ट्री के लेटेक्स और बार्क से एस्पिरिन का निर्माण होता है। एस्पिरिन क्या है, इसका जो एक और नाम है उसको क्या बोलते हैं, एसीटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये एस्पिरिन का दूसरा नाम है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसको ये किसके बार्क और लेटेक्स से मिलता है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा विलो ट्री। तो ट्री इसका राइट आंसर है, और इसका यूज किस चीज़ में किया जा सकता है, तो मेडिकेशन में, लाइक फीवर आता है आपको, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो गया, फिर हार्ट अटैक आता है या कोई भी स्ट्रोक्स होता है, या कैंसर प्रिवेंशन ड्रग के रूप में एस्पिरिन का यूज़ किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रास इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड निकल, निकल एंड जिंक, मैग्नीशियम एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। देखिए ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, इसमें कितना लगभग 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। ठीक है, वहीं पे ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का मिक्सचर को ब्रॉन्ज बोलते हैं, वहीं जर्मन सिल्वर जो है निकल, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रैट पॉइजन। ऑप्शन से हमारे पास, मतलब हिंदी में बोल देते हैं, सॉरी भूल जाते हैं, चूहे का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है, तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटासियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका जो राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है,
तो रैट पॉइजन बनाने के लिए एक तो रोडेंटोसाइड का यूज़ किया जाता है और दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका भी यूज़ पॉइजन बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में किया जाता है। अब देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात आई है तो इसके बारे में सब लोग अवेयर हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था 2 दिसंबर, भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में। इसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के अंदर वाटर उसमें इंटर कर गया था, जिसके कारण पूरे भोपाल शहर के अंदर गैस भर गया था और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो ये कब हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजिडी 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इसमें किस गैस का लीकेज हुआ था? तो यही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था। ठीक है, तो ये समझ गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फॉर व्हीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड? ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, पोटासियम, कॉपर एंड आयरन। गेहूं की खेती के लिए किस खाद का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस 1 जो है इसका नाइट्रोजन का ही यूज़ किया जाता है गेहूं की खेती के लिए। क्योंकि देखिए विदाउट नाइट्रोजन क्या होगा, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी प्लांट के अंदर और पौधे का जो पत्ती होगा वो पीला पीला होगा और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत ना के बराबर होगा। और ये क्या करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को भी कंट्रोल करता है प्लांट के अंदर। और ये क्या करता है प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। और ग्रीन कलर जो होता है प्लांट का नाइट्रोजन के कारण ही होता है। और ये नाइट्रोजन क्या है? क्लोरोफिल का, जो कि ग्रीन प्लांट के अंदर पाया जाता है, उसका एक मेजर कंपोनेंट है। और साथ में एमिनो एसिड का भी ये मेजर कंपोनेंट है। और आपको नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन होगा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे पास यूरेनियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। हमने इस क्वेश्चन को पिछले साइंस के क्लास में भी डिस्कस किया है। तो बट इसका जो राइट आंसर होगा यूरेनियम होगा। देखिए यूरेनियम ये किस प्रोसेस से होता है बिजली का प्रोडक्शन, तो वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक तो 235, एक दूसरा 238। अब देखिए जब एक यूरेनियम एटम को ब्रेक करते हैं तो ये दो छोटे छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई में होते हैं और ये भी फिर फर्दर आगे छोटे छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। और ये जस्ट अपोजिट है किसका, न्यूक्लियर फ्यूज़न के। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियर, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एज व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब यूरेनियम का यूज़ किया जाता है इसमें किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास। नहीं, मास पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपको लेंथ पे। देखिए टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 5, टी इज इक्वल टू 2। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, पीपल गेट स्किन बर्न इन अ स्विमिंग पूल ड्यू टू, स्विमिंग पूल में जाने के कारण लोगों की त्वचा जल जाती है, क्यों होती है ऐसा? तो इसका ऑप्शन क्या है, इंफ्रारेड के कारण, क्लोरीन के कारण, हीट के कारण, अल्ट्रावायलेट रे के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है, जिसके कारण लोगों के बॉडी में इरिटेशन होता है। और ये क्लोरीन बेसिकली डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज़ होता है और इसको ड्रिंकिंग वाटर में भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में डालते हैं। साथ में स्विमिंग पूल वाटर में क्लोरीन डाला जाता है और ये इसका यूज़ पेपर इंडस्ट्री में, फिर डाई बनाने में,
फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मेडिसिन बनाने वाले इंडस्ट्री में, फिर पेंट वाले इंडस्ट्री में, जहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए क्लोरीन बॉडी के अंदर भी होता है। ये बॉडी के अंदर क्या क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो बॉडी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है ब्लड के अंदर। और फिर होता है ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसको इनसाइड भी हो गया, और ये बॉडी के अंदर मतलब कोई भी नर्व्स और उसका जो होता है आर्टरी, उसके बाहर का फ्लूइड और उसका जो वो था बैलेंस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है, क्लोरीन ही मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम का, ब्लड प्रेशर का और पीएच का। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के बारे में देख ले इतने सारे पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन में कन्वर्ट होता है तो थोड़ा सा बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में हीट का लॉस होता है। तो इसमें तो है एक 50% हीट लॉस होगा, 30% हीट लॉस होगा, 80% हीट लॉस होगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ना के बराबर हीट लॉस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा देयर इज़ नो हीट लॉस, हीट लॉस नहीं होता उसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लेड्स टू। अब चीनी का किण्वन होता है, फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन। तो चीनी का किण्वन क्या होता है, किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, आप देखिए इसको रिएक्शन अच्छे से देखते हैं। देखिए कोई भी आपको शुगर हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इसका फर्मेंटेशन करेंगे, शुगर, फ्रक्टोज, देन आपको ग्लूकोज, ये सारे के सारे इनका जो फर्मेंटेशन करेंगे और इसमें एयर के एब्सेंट में करेंगे तो ये क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, प्लस साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सुक्रोज का फार्मूला क्या हो सकता है, तो सुक्रोज को बोलते हैं C12H22O11। ठीक है, इसका ये क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। देन साथ में इसमें वाटर से रिएक्ट करेंगे, देन ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक ग्लूकोज बनेगा, देन दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है दोनों सेम होता है। और जब ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे तो उसका फर्मेंटेशन करेंगे तो वो इथाइल अल्कोहल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इसका जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लेड्स टू इथाइल अल्कोहल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, द एनर्जी ऑन सन रिलीज्ड ड्यू टू, ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन। तो सूरज पर ऊर्जा की वजह से क्या होता है, किस कारण से सूरज में ऊर्जा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभी बढ़ाए थे, फिजन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, फिजन करता है। और ये सनलाइट में जो एनर्जी होता है किसके कारण होता है, फ्यूज़न के कारण होता है। तो इसका क्या होता है, एक दो छोटा छोटा जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाता है। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। और ये नॉर्मली सन और स्टार्स में होता है, जिसमें क्या होता है, जो जनरेट करता है लाइट, लाइट जनरेट करता है सन और स्टार। और ये अपोजिट होता है किसका, फ्यूज़न के। तो आज इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। और आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए। और जो भी दिक्कत आए उसको आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।